नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन हैं, मस्त हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएं आप लोग। उम्मीद है कि एकदम मस्त मधुमस्त और एकदम ज़बरदस्त शानदार हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने अपने हालचाल आप लोग लिख दीजिएगा और फिर हम लोग अपनी क्लास को कर रहे हैं शुरू। ठीक बच्चों, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जय महाकाल, जय सरस्वती माता की, जय हो शंभू की, जय श्री कृष्णा, जय हिंद और जय भारत। तो भाई आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था एटम। एटम के बारे में ही कुछ हम बातें करेंगे और जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके परमाणु से संबंधित कुछ और तथ्य। ठीक है, नमस्कार 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 प्यारे बच्चों, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। चलिए आइए, तो एटम के बारे में ही कुछ और चीज़ें हम लोग करते हैं, परमाणु के बारे में ही कुछ और चीज़ें अब हम लोग करने वाले हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं इनके मॉडल, परमाणु की संरचना के बारे में 3 मॉडल हमने कल पढ़े। हमने पढ़ा था प्लम पुडिंग या तरबूज का मॉडल, हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था अल्फा कणों पर, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जिसको कहते हैं, और तीसरा नील बोर बई का मॉडल हमने पढ़ा। तो ये तीनों आपने अच्छे से पढ़े। साथ ही मैंने आपको पढ़वाया था परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे टेलीग्राम के अंदर कि मैम आप एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो प्यारे साथी, जब मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई हैं साथ के साथ एग्जाम्पल भी ज़रूर मैंने आपको दिया है। जैसे अगर हमने परमाणु क्रमांक पढ़ा है तो उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कार्बन का, ऑक्सीजन का। हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान, उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और साथ ही साथ आपने पढ़ा था प्लाज्मा, उसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। सूरज हो गया, सितारे हो गए। हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों क्या, सॉल्यूशन, वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मिट्टी का पानी हो गया या सिंपल पानी हो गया, नमक पानी का चीनी हो गया। तो जहाँ ज़रूरत होती है एग्जाम्पल तो आपको साथ के साथ मैं दे रही हूँ। ठीक है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैम एग्जाम्पल के साथ भी चीज़ों को बताएं। तो एग्जाम्पल तो मैं बता रही हूँ, शायद आप सुन नहीं पा रहे हो ध्यान से बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं परमाणु से संबंधित कुछ और टर्म। परमाणु से संबंधित 3 और टर्म है जिनको आपको पूछा जाता है। भाई एक पहली टर्म जो आपको पूछेगा वो होता है आप लोगों से पूछता है, जैसे आइसोबार होते हैं, आइसोटोन होते हैं, ठीक है, समस्थानिक, समभारिक, ये पूछता है। तो भाई पहले लिखेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं ये आपको पूछे पेपर में। समस्थानिक जिसको कहते हैं आइसोटॉप, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। तो प्यारे बच्चों पेपर में आ जाता है कि समस्थानिक बताइए किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान में समस्थानिक किसको कहते हैं? तो आप बताना, वे तत्व या वे पदार्थ, तत्व लिख लो सीधा, वे तत्व जिनके, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो कल हमने परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान दोनों चीजें पढ़ी थी। तो भाई वही यहाँ पे बात हो रही है कि वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको कहते हैं हम लोग आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। तो पेपर में आता है कि वो तत्व, कई बार डेफिनेशन भी देकर पूछ लेगा कि वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप। क्या कहते हैं बच्चा? उनको कहा जाता है आइसोटॉप। तो इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स दैट हैव, एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सिमिलर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास।
तो भाई ऐसे एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न, उनको कहा जाता है समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप लोग पढ़ेंगे मैडम हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं बच्चा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। मैम कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक? तो एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो भाई आपको दिख रहा है ना, मैंने बताया था ऊपर की तरफ जो हम लिखते हैं, ऊपर की तरफ हमेशा परमाणु भार लिखा जाएगा और नीचे की तरफ जो हम लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो कल मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है पीले कलर से, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक तो सिमिलर है, एक जैसा है भाई, एक 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 ही है परमाणु क्रमांक। और ऊपर की तरफ को जो लिखते हैं वो परमाणु भार है। तो परमाणु भार क्या है? सभी के भिन्न भिन्न है। तो ये हो जाते हैं आइसोटोप, ये कहलाएंगे समस्थानिक। किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। जैसे कि आपको अगर यहां लिखकर बताऊं 1H1, ठीक है, 1H2, ठीक है, 1H3। तो भाई नीचे आपको 1 दिख रहा है, तो नीचे जो संख्या लिखी जाती है आपने कल पढ़ा था, इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। तो इन सब के परमाणु क्रमांक क्या हैं? बिल्कुल सही है बेटा। आपको हैंड रिटन पीडीएफ दी जाती है, हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है, समझ में आई बात? तो जहां आपकी क्लास अपलोड होती है वहीं आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है, ठीक बेटा। चलिए, तो ये हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब मैम इनका नाम भी आता है पेपर में कि हाइड्रोजन का ये जो 1H1 वाला समस्थानिक है इसको क्या कहा जाता है, 1H2 का समस्थानिक इसको क्या कहते हैं, 1H3 जो होता है इसको क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनको आप लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। तो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। आपको पेपर में पूछ लेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 होते हैं। पहला जो होता है 1H1, इसको हम प्रोटियम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रोटियम के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं ये 0 होते हैं। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है या न्यूट्रॉन पाए ही नहीं जाते? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है 1H1, जिसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होते बेटा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते? तो आंसर लगा के आओगे प्रोटियम। तो प्रोटियम जो होता है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। अब 1 और 2 जो होता है इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम में मैम कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 1। तो ड्यूटेरियम के अंदर या हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन बैठे हैं? तो यहाँ बैठे हुए हैं 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैम जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है जिसको हम ट्रिटियम के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है ट्रिटियम, जिसके अंदर 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो ट्रिटियम होता है ना, ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है बच्चा? रेडियो एक्टिव, यानी कि ये अल्फा बीटा किरणें निकालता है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। आपको पेपर में आ सकता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो आप कहेंगे ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ठीक है बेटा। क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है, रुक ही नहीं रही है क्लास, ठीक। चलो आओ आगे बात करेंगे। कल की पीडीएफ बिल्कुल होगी बेटा, आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलती है ना, वो पीडीएफ बिल्कुल होगी कल की। अगर नहीं है तो चेक कर लेती हूँ। तो बेटा ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है?
तो आप बताएंगे ट्राइटियम होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। बात समझ में आ गई या नहीं आई, आप मुझे जल्दी से बताएं और कॉपी पेस्ट ना करें। मैं इरफान प्यारे बच्चे बिल्कुल स्लो ही पढ़ा रही हूँ, स्पीड में मैं बिल्कुल भी नहीं चल रही हूँ, ठीक है। स्पीड बिल्कुल सही है, स्पीड में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं हम लोग, ठीक बेटा। चलो, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली मैम जी, ठीक है बेटा, अगर नहीं मिली तो मैं अभी बोल दूंगी, अभी डल जाएगी, ठीक है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर आप ध्यान दो, ठीक है, उस पर आप ध्यान दो। क्लियर? अगर कल वाली पीडीएफ नहीं डली तो कोई बात नहीं, डल जाएगी, आप अभी इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि मैम आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे। मैम उदाहरण, मैंने एक उदाहरण बताया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक, 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, और बच्चा प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, मतलब 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला है 1H2। अब ये जो ड्यूटेरियम होता है ना, इसी को भारी यानी हैवी वाटर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग क्या बोल देते हो? हैवी वाटर, ठीक है। ड्यूटेरियम जो होता है इसी को हम हैवी वाटर भी कह देते हैं, हैवी वाटर, ठीक है। भारी जल, भारी जल। और भारी जल का फॉर्मूला पूछ ले आप लोगों को, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है इसी को भारी जल भी कह देते हैं, और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये बात हमने पढ़ी। अब जल्दी से थम्स अप करो सारे बच्चे, जल्दी से थम्स अप करो सारे बच्चे, बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने ये जो 3 आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक थे ये तीनों बता दिए हैं, ये तीनों आपने कर लिए और तीनों आपको अच्छे से आ गए समझ में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर केवल प्रोटॉन बैठा है नाभिक के अंदर, ये बैठा हुआ केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर प्रोटॉन भी है और साथ में एक न्यूट्रॉन भी है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन है और साथ में 2 न्यूट्रॉन है, ये बात मैंने आपको बताई दी अभी अभी, ठीक है। चलिए तो भाई अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले एग्जाम्पल की बात करती हूँ। अगर मैं आइसोटोप के अगले एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो आप बता सकते हो कार्बन, ठीक है। आ जाओ अगला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो एक तो हमने हाइड्रोजन पढ़ ही लिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आइसोटोप का? दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है कार्बन। कार्बन के भी आपको 2 समस्थानिक मिलेंगे, 612 और बच्चा 614। तो कार्बन भी क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक तो एक जैसे है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो दोनों हो गए यहाँ पर क्या, आइसोटोप हो गए, ठीक है। दोनों के दोनों किसका एग्जाम्पल हो गए, समस्थानिक का एग्जाम्पल हो गए। अगर मैम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, तो भाई क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन 17 होता है, एक तो 35, ठीक है, और एक होता है क्लोरीन 35.5 होता है। तो भाई आपको दिख रहा है 17 तो सेम है, यानी परमाणु क्रमांक तो एक जैसा है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। अगर मैं एक और लिख दूं तो बेटा एक और मिलेगा 37 भी होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तीनों के नीचे तो 17 लिखा है लेकिन नीचे जो हम लिखते हैं ये होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर अगर नजर डालेंगे तो वो अलग अलग है। समझ में आ गई ना बात? तो आपको टोटल 3 एग्जाम्पल हो गए, यही बेसिकली पेपर में आपको पूछे जाते हैं, है ना। चलो तो अब हम दूसरी टर्म की बात करते हैं। अब दूसरी टर्म क्या पूछी जाएगी? दूसरी टर्म होती है आइसोबार। दूसरी टर्म है आइसोबार्स यानी समभारिक। समभारिक, तो भाई देखो इसके तो नाम से पता चल जाएगा हमें, समभारिक। भारिक का मतलब भार, भार मतलब मैंने कल बताया था ना गजमन पानी को चाली, तो पानी लेकर सर पर चलते हैं तो भार, पानी का जो भार है वो सर पर उठाया हुआ है। तो भाई जब भी हम किसी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं तो कल बताया था सर पर बैठा रहता है परमाणु द्रव्यमान। तो भाई ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान है
इस बार बात उल्टी हो जाएगी, इस बार बात उल्टी हो जाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। लेकिन इस बार बात उल्टी हो गई। इस बार बात क्या हुई, वो तत्व, प्यारे बच्चे लिखेंगे वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार को ही तो भाई परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, मैंने कल बताया था। जिनके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है, परमाणु भार समान होते हैं, परंतु, किंतु, परंतु, ठीक है, परंतु प्यारे बच्चे परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इस बार परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं समभारिक यानी कि आइसोबार। तो लिखेंगे एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक वेट लिख दो या मास लिख दो, ठीक है, सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जिनके भिन्न भिन्न होते हैं और एटॉमिक मास जिनके एक समान होते हैं वो कहलाते हैं समभारिक। याद हो गई बातें, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं भाई, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। चलो तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग। मैम इनके उदाहरण बताइए, तो इनके उदाहरण हो जाएंगे आप लोगों के, चलिए बात करते हैं। इनके उदाहरण हो जाएंगे कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो भाई देखो ये रहे आपके सारे एग्जाम्पल, ये रहे वो एग्जाम्पल जो आइसोबार के होते हैं। तो आइसोबार यानी कि समभारिक। तो समभारिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं आप बताओगे। आर्गन हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ। अगर आप आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के नीचे देखोगे तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है बेटा। देखो यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, लेकिन ऊपर को निगाह मानोगे, ऊपर तो लिखा जाता है परमाणु भार, तो ऊपर परमाणु भार एक जैसा है 40 40 40। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं समभारिक के। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, ये तीनों। और भैया दूसरा एग्जाम्पल नीचे लिख रहा है, नीचे है सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। तो सल्फर के मैंने आप लोगों को, सल्फर जो है और क्लोरीन जो है ये दोनों आपको देखें तो नीचे 16 है और यहाँ पर 17 है, लेकिन ऊपर अगर देखोगे तो 40 40 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो सेम मास नंबर या सेम एटॉमिक मास है इनका, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसका, आइसोबार का। इसीलिए ये एग्जाम्पल हो जाते हैं प्यारे साथी किसका बच्चा, आइसोबार का। एक और एग्जाम्पल देखो समभारिक का, एक और एग्जाम्पल देखो भाई समभारिक का, ठीक है। तो जो समभारिक होते हैं इनका एक और एग्जाम्पल है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है आप बताएंगे 12, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर को नजर मिलाओगे तो यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, तो दैट्स मीन इनके परमाणु द्रव्यमान एक जैसे हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आप लोगों के किसके, समभारिक के, ठीक है। क्लियर भाई। मैम अभी नहीं डाला गया है कल वाला पीडीएफ, बेटा मैं बोल तो रही हूँ मैं डलवा दूंगी, अभी अभी मैं बोल दूंगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। मैं अभी बोल देती हूँ, लो तुम्हारे सामने, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बोल देती हूँ, ठीक है। चलो अब डल जाएगी, मैंने बोल दिया, ठीक है। चलो अब कॉपी पेस्ट मत करो, अब समझो। तो आपने समभारिक भी पढ़ लिया, आपने समस्थानिक भी पढ़ लिया। अब तीसरी टर्म की बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे हम तीसरी टर्म की, ठीक है। तो समभारिक के बाद अब बात करेंगे तीसरी टर्म की। मैम तीसरी टर्म क्या होती है, तीसरी टर्म होती है सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तीसरी टर्म है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको आइसो न्यूट्रॉन भी बोलते हैं।
आइसोन्यूट्रॉन, ठीक है, आइसोन्यूट्रॉन बोल दो या आइसोन्यूट्रॉनिक बोल दो, ठीक है। चलो आइए इनके बारे में बात करते हैं हम, ये क्या होते हैं। तो भाई न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, तो लिखेंगे वे तत्व, वे तत्व जिनमें, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु समान होती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या, परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, उनको कहा जाता है प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, उनको हम लोग कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक। मतलब सम का मतलब तो समझ ही रही हो, समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न। तो लिख लीजिएगा एलिमेंट्स दैट हैव, एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, same number of neutrons but different number of, but different number of proton। तो भाई प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी होगी। आइए बात करेंगे एग्जाम्पल की, भाई इनका उदाहरण क्या हो सकता है। इनके उदाहरण की अगर हम लोगों ने करी चर्चा तो आप लोग बताकर चलोगे, इनका एग्जाम्पल सल्फर होता है, इनका एग्जाम्पल फास्फोरस होता है। मैम सल्फर का एटॉमिक वो है नंबर 16 होता है और एटॉमिक मास 32 होता है, और जो ये होता है फास्फोरस, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है और एटॉमिक मास 31, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो कितनी बैठेगी, तो दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की जो संख्या आएगी वो आएगी प्यारे बच्चे, आप बताओगे 16। दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, या न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हमें भी तो बताओ। तो बच्चा न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बड़ा आसान है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो 32 में से 16 को घटाओगे बचेंगे 16, 31 में से 15 को घटाओगे बचेंगे 16, तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आप बताकर चलोगे 16 है। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 16। अब मैं आप लोगों को, ठीक है मैम जी ऊपर संख्या नहीं लिखी, किसमें नहीं लिखी प्यारे बच्चे संख्या ऊपर, ये बताओ। ऊपर वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, अच्छा लो संख्या भी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है लो लिख दी। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया सही। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक। सब भैया नंबर छूता है, बेटा समझ नहीं आया क्या कह रही हो। तो अब आपका क्लियर हो गया ना, तीनों टर्म, कोई भी टर्म आए हिंदी में, भैया हिंदी में ही तो बता रही हूँ। अरे भैया मैं इसे लिखना भूल गई हिंदी में, जबकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ न्यूट्रॉन, तो भैया लो न्यूट्रॉन लिख दिया मैंने हिंदी में, सॉरी सॉरी माफ़ करना, मैं न्यूट्रॉन हिंदी में लिखना भूल गई। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो भाई सल्फर में और फास्फोरस में, ये सल्फर और फास्फोरस के सिंबल ऐसे लिखे जाएंगे। अब इनको मैं हिंदी में ऐसे नहीं लिखूंगी, सेल है, फेर है, सल्फर, ये सिंबल है, सिंबल याद करने पड़ेंगे आपको। तो सल्फर और फास्फोरस जो होता है ये दोनों दिखाते हैं किसकी शक्ति या किसका एग्जाम्पल है, आप बताओगे आइसोटोन का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ जो पेपर में आते हैं, भाई बड़े ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलेंगे जो कि आप लोगों का एसिड बेस सोल्ट होता है, ठीक है। और अभी मैं कुछ ऐसे आइसोटोन है जिनके कुछ यूजेस हैं वो भी बताऊंगी। तो बेटा अब समझो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, कुछ सिंपल से सांख्यिकी के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे दूं कि जो कार्बन होता है, ठीक है, या सल्फर लिख लीजिए या सोडियम लिख लीजिए, तो हमने लिखा सोडियम, ठीक है। आपको मैंने बताया कि सोडियम की परमाणु क्रमांक संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी दी हुई है प्यारे बच्चे? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तथा द्रव्यमान संख्या, तथा द्रव्यमान संख्या क्या है प्यारे बच्चे? तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, 23 है, ठीक है। तो सोडियम के परमाणु में, तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो सोडियम का जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ भाई। तो ये आपको पूछेगा पेपर के अंदर, ऐसे करके आएंगे क्वेश्चन। तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ, कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। द एटॉमिक नंबर, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। Then what is the number of neutron present in sodium nucleus? तो सोडियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ क्या होगी। तो जल्दी से बताएं क्या होगा सही आंसर। तो मैंने आपको बताया कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने क्या बताया था भाई, परमाणु संख्या लिख लो एक बार। तो परमाणु संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। और दूसरा दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं एटॉमिक मास। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा है क्या, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 11। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 23। तो परमाणु द्रव्यमान आपको पता है ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या आपको पता है नीचे लिखते हैं। तो मैंने कहा था ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 23 में से 11 को घटा दो बेटा, 23 में से 11 को घटा दो, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 क्या होगा प्यारे बच्चे, 2 में से 1 गया तो आप बताओगे 1। कितना आंसर आ जाएगा, 12। सिंपल है ना। तो आपको तो कुछ नहीं करना, चाहे तो यहीं कर दो सीधा सीधा, 23 में से 11 को घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, निकल कर आ जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, बताकर चलोगे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि मैम अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूछ ले, आपको कहे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। तथा इसके अंदर, तथा ऐसे लिखना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन की ऐसे लिखना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु द्रव्यमान, तथा परमाणु द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चे, 12 है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो इसके नाभिक में, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो बताओ जल्दी से, इस बार न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पूछी, इस बार पूछा है प्रोटॉनों की संख्या। तो बताओ जल्दी से, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो जल्दी से बताएं कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। इस बार प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है बेटा। एयरफोर्स के लिए पढ़ सकते हैं बेटा, बिल्कुल पढ़ सकते हो। बताओ जल्दी कितने होंगे। तो भाई कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना। आपको क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, आप बताएंगे परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 6, ठीक है। और परमाणु
द्रव्यमान, यहां मैं लिखने वाली थी द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 12, तो परमाणु, और क्या पूछ रहा है, प्रोटोनों की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान का तो कुछ करना ही नहीं है, प्रोटोनों की संख्या पूछ रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर पी होता है, यानी परमाणु क्रमांक ही होता है प्रोटोनों की संख्या। तो आपको क्या कह रहा है, आपको प्रोटोनों की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु क्रमांक ही तो होता है प्रोटोनों की संख्या। तो आप लोग बताकर आ जाओगे सीधा सीधा कि जेड बराबर 6 हो जाएगा भैया, परमाणु क्रमांक ही होता है प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान देता है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाने लग जाएंगे या इसमें से इसको जोड़ने लग जाएंगे, तुम्हारा दिमाग ध्यान बार बार यहाँ जाएगा, जबकि इसका कुछ करना ही नहीं है। जब परमाणु क्रमांक दे दे और प्रोटोनों की संख्या पूछ ले, तो सीधा सीधा जो परमाणु क्रमांक दिया है वही प्रोटोनों की संख्या है। अब इसी में अगर मैं ऐड ऑन कर दूं कि साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताओ, साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताओ, तो क्वेश्चन आपको पूछ ले कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताओ कितनी होगी। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, Z बराबर P प्लस E होता है ना, यानी कि P बराबर E होता है। ठीक है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब परमाणु क्रमांक 6 दे रखा है तो प्रोटॉन भी 6 है और भैया इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये बात मैंने कल बताई थी, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे बाहर की कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो P बराबर E भी लिख देते हैं हम। तो जितने प्रोटॉन, आंख बंद करके उतने ही इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। समझ में आ गई बात। जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, भाई कभी भी आप लोगों को कहीं भी, जैसे एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको मैं, तीसरा क्वेश्चन दे रही हूँ आपको पूछ ले कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ। आप बताएंगे 7 है। ठीक है, तो इसके नाभिक में या इसके अणु में, इसके परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे बेटा, जल्दी बताओ। जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 7 दिया हुआ है और नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको करनी है ज्ञात। तो कैसे करोगे बताओ। तो बेटा मैंने क्या कहा कि परमाणु क्रमांक दिया हुआ है कितना, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक जब 7 है तो बराबर प्रोटॉन भी कितने हो गए 7, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक लिखाया था ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है वही प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7। तो भैया 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 ही होंगे प्रोटॉन, 7 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और 7 ही आएंगे प्रोटॉन। समझ में आ गई बात। बोलो, कोई करनी है कैलकुलेशन या सिर्फ चीजों को समझकर चलना है, सिर्फ चीजों को समझकर चलना है। ठीक है, ठीक, चलो तो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बताई दिया, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक ही होता है। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नर्सिंग असिस्टेंट में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल और पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से संभारिक हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग आपको पूछ ले कहाँ होता है,
कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं। कैंसर के इलाज में आपको पूछ लेगा कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो टू ट्रीट कैल्शियम, वो टू ट्रीट कैंसर, तो कैंसर के इस्तेमाल में करते हैं हम लोग। किसका इस्तेमाल आप बताओगे? कोबाल्ट 60 का। पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरे नंबर पर पूछ ले आयोडीन 131। आयोडीन 131 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं घेंगा रोग के इलाज में, घेंगा के उपचार में। घेंगा रोग हो जाता है भाई गॉइटर, ठीक है, घेंगा के उपचार में, टू ट्रीट गॉइटर, टू ट्रीट गॉइटर। तो गॉइटर को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है किसका बेटा? आयोडीन का, आयोडीन 131 का। आ जाओ तीसरे नंबर पर पूछेगा कार्बन 14। कार्बन 14 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कार्बन 14 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। पृथ्वी की आयु, ठीक है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, जीवाश्मों की आयु। तो जीवाश्मों की आयु या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में इस्तेमाल किसका करते हैं? कार्बन के 14 वाले समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे इसको बोलते हैं आप लोग कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में करते हैं इसका इस्तेमाल। पृथ्वी की आयु या जीवाश्मों की आयु जब हम पता लगाते हैं तो इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो कार्बन के कौन से समस्थानिक का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में करते हैं? आप बताओगे C14 का। आगे आ जाओ, सोडियम 24, सोडियम 24, सोडियम 24, सोडियम का एक समस्थानिक होता है सोडियम 24। इसका इस्तेमाल करते हैं रुधिर का थक्का बनाने में, रुधिर का थक्का बनाने में, ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने में। तो जब आपके शरीर में जो खून है उसका थक्का बनाने में इस्तेमाल करते हैं सोडियम का। टू ब्लड क्लॉटिंग, इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर के अंदर, ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने में इस्तेमाल करते हैं सोडियम 24 का। आगे पूछे 5वें नंबर पर यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो आप बताओगे चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। कोई चट्टान कितनी पुरानी है, ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। रॉक एक एज, रॉक्स एजिंग में करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है, रॉक्स एजिंग में कर रहे हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे करके आपको चीजें जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा मैंने CO नहीं लिखा, लो इसको CO कर लेना बेटा, कोबाल्ट को CO कर लेना, कोबाल्ट 60, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ तो बहुत बढ़िया, ये आपको पूछ लेता है पेपर के अंदर। चलिए तो भाई अब आपका ये टॉपिक एटम वाला जो था ये खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने एक और टॉपिक की तरफ, ठीक है। कोबाल्ट को बेटा CO कर दिया है मैंने, कोबाल्ट को CO कर दिया है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आपके नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, एसिड बेस एंड सोल्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से कई बार होता है एक ही क्वेश्चन आता है और वो यहीं से आ जाता है, अम्ल, क्षार और लवण। तो कई बार होता है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलता है। तो केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस होते हैं कि इसी चैप्टर से आता है, एसिड बेस सोल्ट से। और बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है कि भैया
किस में कौन सा एसिड होता है, नींबू में कौन सा एसिड है, ऐसे दे देगा। इमली में कौन सा एसिड है, दूध में खट्टेपन का कारण कौन सा एसिड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो एनटीपीसी के लिए भी थोड़ा एडवांस लेवल आपको पढ़ना है, बट कॉमन बेस क्लियर करने के लिए क्लास को ले सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में और प्यारे साथी बेस के बारे में। ठीक है, एसिड के बारे में और बेस के बारे में बात करेंगे पहले, अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में बाद में बताएंगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि मैम अम्ल क्या होते हैं, अगर आपसे कभी भी पूछे क्षार क्या होते हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। तो भाई लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं बेटा, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को लिखा जाता है ऐसे, ऐसे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, अम्ल कहलाते हैं। आपको पूछ ले कि अम्ल क्या है, तो आप बताएंगे अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। मैम जलीय विलयन मतलब पानी का विलयन। अगर आप किसी पानी में अम्ल डाल दोगे तो पानी के अंदर अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे आपको। तो पानी में घुलने के बाद जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हीं को कहते हैं अम्ल, यानी कि एसिड। तो बताएंगे आप लोग मैटर, या ऐसे बोलेंगे एसिड्स रिलीज, सीधा सीधा लिख लीजिएगा, एसिड्स released hydrogen ions in aqueous solution, aqueous solution होता है जलीय विलयन। तो एसिड जो होते हैं वो जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, आप बताएंगे हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, आगे बात करी हमने कि मैम ये जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, तो लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देते हैं बच्चा, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन को लिखा जाता है इस तरीके से। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चा, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। तो जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दें, यानी जब आप पानी में घोलोगे क्षार को तो कैसे आयन निकलेंगे, OH नेगेटिव आयन निकलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे। तो लिख लीजिएगा बेस रिलीज्ड, बेस रिलीज्ड, बेस रिलीज्ड OH आयन, OH नेगेटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको पूछ लेगा पेपर में। तो वो पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, वो होते हैं बेस, और जो हाइड्रोजन आयन निकालेंगे वो होते हैं एसिड। समझ में आ गई बात बेटा, बोलो। RPF कांस्टेबल के लिए ले सकते हो बेटा, रेलवे के अंदर आपको साइंस थोड़ी सी एडवांस लेवल की आती है, चाहे ग्रुप डी की बात हो, NTPC की बात हो, चाहे ALP की बात हो, या आप लोग बात कर रहे हो RPF की। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल वहाँ आपको करना पड़ता है साइंस का, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो। ठीक, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर चलना पड़ेगा। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया, इतना याद रखो, अम्ल निकालेंगे हाइड्रोजन आयन और क्षार निकालेंगे हाइड्रोक्सिल आयन।
पानी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम अम्लों का स्वाद कैसा होता है। एसिड जो होते हैं अगर आप इनको टेस्ट करें तो कैसे लगेंगे। एसिड जो होते हैं इनका स्वाद, बेटा पिछली बार क्वेश्चन आया था ये कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो बेटा अम्ल जो होते हैं इनके स्वाद की बात करते हैं तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। ठीक है, तो अम्लों का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, यानी खट्टे लगते हैं, जैसे नींबू खट्टा लगता है ना वैसे। पूछा था बेस का टेस्ट कैसा होता है, तो जो बेस होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। तो बेस लगते हैं भाई कड़वे, जैसे आपने करेला खा लिया हो, ये लगते हैं कड़वे, बिटर। तो जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, हाँ दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हो। आयन क्या होते हैं बेटा, आयन होते हैं, आयन होते हैं बेस रिलीज्ड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं। क्या गलत हो गया बेटा, ये बताओ क्या गलत हुआ। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन निकालते हैं एसिड, और हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं कौन, बेस, OH नेगेटिव, ये निकालते हैं बेस। ठीक है, क्लियर। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और बेस जो होते हैं इनका स्वाद होता है कड़वा, बेस लगते हैं कड़वे। ठीक, आइए आगे बात करते हैं उदाहरण की कि मैम उदाहरण क्या है अम्लों का, एग्जाम्पल बताओ हमें, एग्जाम्पल बताएं कि कौन कौन से एसिड होते हैं। तो भाई एसिड की अगर हमने बात करी तो जैसे HCl होता है, एक एसिड है, H2SO4 होता है, एक एसिड है। ठीक है, HNO3 होता है, एक एसिड है, CH3COOH होता है, एक एसिड है बेटा, है ना। आप बताओगे H3CO3 होता है प्यारे, H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हो जिसको, ये भी क्या होता है, एसिड होता है। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, एसिड के। HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये होते हैं सारे एग्जाम्पल किसके, अम्लों के। अगर मैम क्षार के उदाहरण की बात करेंगे, हम लोग क्षार के उदाहरण की बात करते हैं, तो क्षार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। क्षार के एग्जाम्पल आपको पूछे तो बताओगे NaOH होता है, ठीक है, KOH होता है प्यारे बच्चे, LiOH होता है बेटा। ठीक है, स्ट्रोंशियम, यानी कि आप लोग बताओगे NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, MgOH होता है प्यारे बच्चे। ठीक, तो ये आप लोगों के क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्षार हो जाते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, क्षार के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, क्षार के। ये सब आपके बेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, क्षार के। समझ में आ गई बात, ठीक है। आयन क्या होता है बेटा, आयन होते हैं जब किसी भी चीज पर चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो होते हैं आयन। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज रिलीज करते हैं और क्षार जो होते हैं नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गई। चलो इनके नेम लिख दूं, चलिए आ जाओ। तो मैं इनके नेम और बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पूछे कि मैम HCl का क्या नाम होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको ना म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेटिक अम्ल इसका एक और नाम है, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं बेटा, म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है इसको। जैसे म्यूरेटिक एसिड होता है ना, तो इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, तो इसको हम म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं।
HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं और म्यूरेटिक एसिड, ये तुम्हारे पेट में भी मिलता है, ठीक है। दूसरा था H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्यारे साथी, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग बैटरी एसिड भी कहते हैं बेटा, इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं, बैटरी अम्ल। यही डलता है बेटा बैटरी के अंदर। जो आपके घरों में बैटरी है ना इन्वर्टर वगैरह की, और आपकी कार में जो बैटरी होती है, कार में जो बैटरी है वो उसमें यही डलता है बेटा। तो इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं। और यही आपकी घरों वाली बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में, कार की बैटरी में डलता है। इसी को कहा जाता है अम्लों का राजा, इसी को कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा भी कहते हैं बेटा इसको, अम्लों का राजा है ये। सारे अम्लों में सबसे ज़्यादा क्या है, सबका किंग है ये, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसी को कहा जाता है प्यारे साथियों, आप कहोगे तेल का थोता, इसी को कहते हैं तेल का थोता, इसी को कहा जाता है तेल का थोता, यानी इसी को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। रसायन विज्ञान में जहाँ भी H2 या जहाँ पर भी SO4 मिलेगा ना, उसको थोते के नाम से जानते हैं। और थोता जैसे हरा थोता होता है, नीला थोता होता है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये आपको पूछ लिए जाते हैं। तो तेल का थोता किसको कहते हैं, H2SO4 को। अब अगर आपको पूछ ले कि नीला थोता किसको कहा जाता है, नीला थोता, तो ये पेपर में आ सकता है नीला थोता। ब्लू विट्रियोल किसको कहेंगे, ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल कहा जाता है CuSO4 को, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो CuSO4 जो होता है कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट है इसका नाम। तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है नीला थोता। पेपर में आ सकता है कि ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो नीले रंग का होता है ये, इसीलिए इसको नीला थोता। एक होता है हरा कशिश या हरा थोता, हरा कशिश या हरा थोता भी आप इसको बोलते हो, ग्रीन विट्रियोल करके बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल। तो मैम ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है, तो ये होता है फेरस सल्फेट, FeSO4, ठीक है। तो FeSO4 को कहा जाता है क्या प्यारे बच्चे, ग्रीन विट्रियोल। समझ में आ गई बात, तो ये भी आपको पूछेगा बेटा, ठीक बेटा, समझ में आ गई बात। हिंदी में रंग लिखा है, कहाँ लिखा है रंग बेटा, रंग कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ, हिंदी में रंग कहाँ लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहे हो बेटा, हिंदी में रंग लिखा हुआ है, एक बच्चा बोल रहा है। थोता क्या होता है, थोता बेटा उसको बोलते हैं जिसके पीछे SO4 नजर आए आपको, तो ये भी H2SO4 है, तो इसको हम तेल का थोता बोलते हैं। और ये वाले भी क्या हैं, ये भी थोते हैं। और ये नीले, मुझे ये समझ नहीं आया कि एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है हिंदी में रंग लिखा हुआ है, रंग कहाँ लिखा हुआ है बेटा हिंदी में, हिंदी में रंग कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। अच्छा, हिंदी में रोंग लिखा है, ये लिखना चाह रहे हो क्या, हिंदी में कहाँ रोंग लिखा है एक बार बताओ।
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यहाँ है नहीं लगा है, इसे रोंग बता रहे हो। लो, क्षार कहलाते हैं। हो गया ठीक। ठीक है, कहाँ रोंग लिखा है मुझे समझ नहीं आया। किंग ऑफ एसिड हो गया, अम्लों का राजा, तेल का थोता। मुझे कहीं नहीं दिख रहा आप क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। तो रोंग भी, अगर रोंग भी लिखा है तो रोंग भी कहाँ लिखा है ये बताओ। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को कह रहे हो कि ये रोंग लिखा हुआ है। लो, ठीक है, लो लिख लो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि कई बार बोलते बोलते क्या होता है, दिमाग बोलने में रहता है तो कुछ वर्ड हैं जो बीच में से गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलो लिख दिया बेटा अब। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा, लिख दिया मैंने सही। ये छोटी छोटी चीज़ तो तुम भी कर लेते हो सही। सल्फ्यूरिक अम्ल, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब। तो अब तो टाइम ही हो चला है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को यहीं से संबंधित, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल तो छुट्टी रहेगी। नहीं लिखा, हद कर दी इसने लिख दिया बच्चा, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया। ठीक है, चलो। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को तो आप भी कर लिया करो, क्योंकि जब हम लिखते रहते हैं यहाँ तो आगे के सेंटेंस की जो चीज़ें हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, चलो आओ तो आगे बात करें। अब टाइम हो चला है, अब कल की मंडे की क्लास में मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।